हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। होप सो आप सब अच्छे होंगे। यस और नो सर। आज मैं आपको ओसी समझाने वाला हूं। सर ओसी कहां से आ गया अचानक? एसपी पढ़ा रहे थे ना सर आप? नहीं, मैं 11th और 12th का ओसी का वीडियो भी ये चैनल पे डालने वाला हूँ। अगर जिन्होंने क्लासेस नहीं किया है उनको ओसी का ये लिंक क्या कर देना, फॉरवर्ड कर देना। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, फर्स्ट लेक्चर ये मेरा। आपको कहाँ पे क्लासेस जाने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा डिटेल में अपने चैनल पे समझाया जाएगा। यस और नो? चलो शुरू करते हैं। मैं चैप्टर चालू करने से पहले आज तुम लोग को बेसिक समझा देता हूँ, इंडेक्स समझा देता हूँ कि क्या क्या पढ़ने वाले पूरे ओसी के अंदर। यस, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है। यस, चलो अपन थोड़ा इंडेक्स देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज अपन ओसी के अंदर। यस, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सर तुम लोग को मालूम है, तुम लोग का एक नया पोर्शन है। आई होप तुम लोग को मालूम है, ये सेकंड ईयर ही है आपका नया पोर्शन का। लास्ट ईयर ही आई थिंक जो पोर्शन चेंज हुआ है। तो सर डिफरेंस बिटवीन क्या आया है न्यू पोर्शन में और ओल्ड पोर्शन के अंदर? डिफरेंस कुछ भी नहीं आया है सर। खाली इन लोग ने ना, यूनिवर्सिटी ने चैप्टर्स की जो सीक्वेंस से ऊपर नीचे कर दिया है। मतलब सर समझा नहीं क्या बोल रहे हो आप? मैं पहले क्लियर कर देता हूं। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ना, 6 या 7 चैप्टर था। आप ओल्ड बुक पकड़ लेना, उसमें से देखना इंडेक्स 6 और 7 चैप्टर पहले कुछ, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कुछ 6 और 7 था। बाकी सब मतलब जो भी है उन लोग ने खाली सीक्वेंस चेंज किया है, पर पोर्शन एज इट इज रखा है। तो सर चेंजेस क्या लाए हैं इसके अंदर? चेंजेस खाली एक ही चैप्टर्स का लाए हैं, जो है अपना मार्केटिंग वाला चैप्टर्स। मतलब एक ही चैप्टर इन लोग ने इंट्रोड्यूस किया है, बाकी पूरा उन लोग ने क्या कर दिया है, पोर्शन एज इट इज रखा है। मतलब एक ही चैप्टर चेंज है यहाँ पे। मतलब ओसी का ओल्ड पोर्शन की बात करूं कि न्यू पोर्शन की बात करूं, एज इट इज क्या है, सेम है। यस और नो? तो अपन इंडेक्स देख लेते हैं, उसका मार्केट का वेटेज एग्जाम का वेटेज देख लेते हैं। भाई कितने मार्क्स का आएगा बोर्ड के लेवल पे। मैं जो भी बात करूंगा यहाँ पे बोर्ड के लेवल पे बात करूंगा, आपके कॉलेज एग्जाम की बात नहीं करूंगा। यस, चलो पहला ही चैप्टर अपना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है, मैंने बोला तुम लोग को वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस चैप्टर में से मिनिमम 8 से 10 मार्क्स का आने के चांसेस है। कितने मार्क्स का चांसेस है? 8 to 10 मार्क्स का। अगर आप बुक्स लेके बैठे हो तो साइड बाय साइड लिखते जाओ कि सर कितने मार्क्स आने वाला है। 8 to 10 मार्क्स का आने वाला है। यस, इसके अंदर पढ़ेंगे क्या कि भाई मैनेजमेंट के क्या प्रिंसिपल्स है। इसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन से आज मैं चैप्टर चालू कर दूंगा, डोंट वरी। उसके अंदर एक क्वेश्चन है हेनरी फ्यूल का। किसका क्वेश्चन है? हेनरी फ्यूल। जो इसने भाई ने 14 प्रिंसिपल दिए। कितने प्रिंसिपल दिए? 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। जैसे मैं शुरू करूंगा चैप्टर 1, उसके अंदर अपन डिटेल में पढ़ेंगे 1 to 1 लाइन। देखो मैं तुम लोग को अभी भी बोल रहा हूं, कहां पे भी क्लासेस जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे चैनल पे एक लाइन आराम से पढ़ाया जाएगा, और तुम लोग को जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। यस, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई मैनेजमेंट के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस आपको ध्यान में रखने हैं। सेकेंड क्वेश्चन आएगा, उसका ही कॉम्बिनेशन है, उसका ही लिंक है, जो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जब भी आप काम करोगे तभी आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, मतलब काम करने से पहले आपको क्या क्या करना है, इज नथिंग बट फंक्शन। लाइक प्लानिंग करना है, ऑर्गेनाइजिंग करना है, स्टाफिंग करना है, डायरेक्टिंग करना है, कोऑर्डिनेटिंग करना है, कंट्रोलिंग करना है। सर पूरा चैप्टर तो यहां ही रिवाइज हो गया। यस, ये चैप्टर्स के अपन को खाली इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ने हैं, जो सेकंड चैप्टर में अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब भी मैं सेकंड चैप्टर मेरा लाऊंगा तभी। यस, तो सर इसका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना मार्क्स है? इसका भी सेम लाइक 8 to 10 पकड़ के चलो। अगर 2 क्वेश्चंस पूछ लिया तो 10 मार्क का वेटेज हो जाएगा, क्योंकि 5-5 मार्क का तो पूछेंगे ही उन लोग। गेटिंग माय पॉइंट? तो 8 to 10 मार्क्स का वेटेज है बोर्ड के लेवल पे। यस, थर्ड चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सर व्हाट यू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब नथिंग बट बिजनेसमैन। कि बिजनेस करने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या तेरे पास वो सब क्वालिटीज होनी चाहिए कि तू बिजनेस रन कर सकता है। ये सब चीज इसके अंदर लिखा है। एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इतना भी रिलेवेंस नहीं है, बट हाँ मैं वेटेज दे रहा हूं इसको 5 मार्क्स ओनली। यस, थर्ड चैप्टर अपन भी डिटेल में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे तुम लोगों को खाली ओवरव्यू करवा दे रहा हूं, और बोर्ड के लेवल पे कौन सा चैप्टर आपको फोकस करना है वो आपको अभी बता रहा हूं। यस, चलो
फोर्थ है आपका बिजनेस सर्विसेज। देखो इसमें चैप्टर भी बहुत बड़ा सा है और वेटेज भी बहुत बड़ा सा है। तो सर कितने मार्क का वेटेज है? 20 से 25 मार्क्स। सर क्या बोल दिया सर आपने? यस, आप जो सुन रहे हो राइट सुन रहे हो। बिजनेस सर्विसेज 20 से 25 मार्क का वेटेज वाला चैप्टर्स है। ये चैप्टर्स बहुत लेंथी है, 30 से 35 पेज का चैप्टर्स है। और बिजनेस सर्विसेज क्या बेसिक है, नो डाउट चैप्टर बहुत इजी है, बट हाँ लेंथी है, इसलिए बच्चे लोग को पॉइंट्स में लिखने में ऊपर नीचे होता है। तो अपन डोंट वरी, मैं जब भी पढ़ा होगा तभी आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ाने वाला हूं। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे बैंकिंग क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, वेयर हाउसिंग क्या होता है। उसमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका वेयर हाउसिंग का। देखो मैं अभी डे 1 पे ही बोल रहा हूँ कि क्या इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन इसके अंदर। आप इंडेक्स के बाजू में ही उसको क्या करते रहो, हाईलाइट करते रहो, 5 स्टार करते रहो। यस, डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, ये सब चैप्टर्स भी अपन। नेक्स्ट आएगा अपना इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, कि कौन से बिजनेस आपके इमर्जिंग का नथिंग बट कौन सा बिजनेस मेरे बिजनेस को आगे बूस्ट करता है, मतलब इमर्जिंग करता है। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे अभी सब नावरडेज, यू नो वेरी वेल कि भाई नावरडेज सब बिजनेस क्या हो गया है, डिजिटलाइज हो गया है। मतलब B2B, B2C, C2C वो सब क्या होता है, ये अपन ये चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर वापस से तुम लोग को बोल देता हूं, एक आउटसोर्सिंग करके एक क्वेश्चंस होगा, लिख के ले लो, आपके एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चंस है। यस, तो इसका भी वेटेज की बात करूं सर, तो इसका भी 5 to 8 या तो मैक्स टू मैक्स अगर प्लस पूछा तो 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव बना के 10 मार्क का वेटेज है ये चैप्टर्स का भी। यस, तो आपको ये चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट में ध्यान में रखना है और अगर फ्यूचर में भी आपको काम आएगा वाला चैप्टर्स। यस सॉरी, नेक्स्ट आता है अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। अगर जो भी CS कर रहे हैं इन फ्यूचर में और उसको बहुत ज्यादा चैप्टर्स काम में आने वाला है। ये कंपनी को देखो, गवर्नमेंट बोलती है कि तुम लोग पैसा कमाओ, नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पैसा कमाने के बाद आपको थोड़ा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए करना है। किसके लिए करना है? सोसाइटी के लिए करना है। वापस से बोलूं, एग्जाम के लिए इसका भी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। 8 to 10 मार्क्स पकड़ के चलो, क्योंकि एक क्वेश्चन तो मिनिमम आने वाला है और 1-2 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, तो मतलब 8 मार्क का वेटेज हो जाएगा। ये भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेसमैन की टूवर्ड्स द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी में सर कौन आता है? सोसाइटी के अंदर कंज्यूमर आता है, ओनर आता है, शेयर होल्डर आता है, पब्लिक इन जनरल आता है। उसका ही क्या बनना है अपन को, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द सोसाइटी। वापस से बोल रहा हूं, चैप्टर बहुत प्रैक्टिकल है, इंपॉर्टेंस है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चैप्टर आएगा अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अरे भाई तुम लोग बिजनेस कर रहे हो तो मतलब मेन मोटो तुम लोग का ये नहीं होना चाहिए कि अपना पैसा मिल गया, तू कौन मैं कौन, नहीं। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज अ प्राइम गोल ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी है। नावरडे मार्केट कंपटीशन इतनी कतरोट हो गई है कि अगर आप कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन फर्स्ट नहीं देखोगे तो मार्केट आपको क्या करेगा, आउट कर देगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी आपको ध्यान में रखना है। मतलब जो भी गुड्स बना रहे हो आप, कंज्यूमर को और एनवायरनमेंट को देख के क्या करना है, गुड्स बनाना है। यस, तो ये भी चैप्टर्स वेटेज वाइज बात करूं तो 5 से 8 मार्क्स का चैप्टर्स है। यस, और लास्ट चैप्टर्स इन लोग ने इंट्रोड्यूस किया है जो है मार्केटिंग। देखो इन लोग ने एक ही चैप्टर नया इंट्रोड्यूस किया है जो है मार्केटिंग। अगर इन लोग इसमें से ही क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तो मतलब उनका रिलेवेंस 0 हो जाएगा इंट्रोड्यूस करने का ये चैप्टर्स का। तो यस, इन लोग ने कुछ सोच समझ के इंट्रोड्यूस किया रहेगा मार्केटिंग। तो मेरा इंपॉर्टेंस मेरे को लग रहा है कि भाई इन लोग ने इंट्रोड्यूस किया है तो कुछ तो इज्जत देंगे इन लोग। तो 10 से 15 मार्क का इज्जत देंगे इन लोग, क्योंकि नया चैप्टर्स इंट्रोड्यूस किया है। तो मार्केटिंग मतलब नथिंग बट प्रैक्टिकल है, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवरीथिंग, जो अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब मेरा 8 चैप्टर में लॉन्च करूंगा तभी। यस, तो ये सब चैप्टर्स वाइज आपको मैंने थोड़ा ब्रीफ कर दिया कि कौन से चैप्टर्स है। 8 चैप्टर्स है, कोई भी चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक नहीं है। लाइक एसपी में मैं बोलते आ रहा हूँ घड़ी घड़ी कि एसपी इज लाइक अ वेब सीरीज। अगर एक भी सीरीज का पार्ट मिस कर दिया तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बट यहाँ पे चलेगा अगर एक पार्ट भी मिस कर रहे हो। पर वहां रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स आपको कि जो भी मेरे पार्ट्स आए 1 by 1 देखे, डायरेक्ट जंप ना लगाए 5th चैप्टर 6 चैप्टर्स या तो 5th 7 चैप्टर्स में। यस, चलो स्टार्ट करते हैं आज अपना फर्स्ट चैप्टर जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट।
बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लीज मिस आउट मत करना है चैप्टर्स। बोर्ड के एग्जाम में इसको ऑप्शन में रखना मत। मैं अभी भी बोल रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ही आपका 30 मार्क का चैप्टर है, तो एक भी, दोनों में से एक भी चैप्टर्स मिस आउट करना मत, ऑप्शन में डालना मत। और बहुत इजी है, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं डाउट सॉल्व करने की पूरी ट्राई करूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। यस, चलो शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखो पहले नाम समझ से कि क्या चैप्टर से पढ़ने वाले हैं। प्रिंसिपल का मतलब नथिंग बट होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन। कोई भी मैनेजमेंट करने के लिए कंपनी को पहले क्या बनाना है? रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने कि भाई कंपनी कैसे रन करेगी, कंपनी कैसे चलेगी। तो नथिंग बट यही प्रिंसिपल हेनरी फ्योल से दी है, जो अपने को 8 चैप्टर्स के अंदर पढ़ने। नो डाउट 2 ऑथर ने दिए है, एक तो हेनरी फ्योल है और एक टेलर है, पर दोनों के कंसेप्ट अलग है। क्योंकि हेनरी फ्योल बोलता है कि मैं मॉडर्न लेवल बात करता हूं और टेलर बोलता है मैं साइंटिफिकली बात करता हूं। नो डाउट 8 चैप्टर्स के अंदर अपन डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा देख लेते कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर्स के अंदर। अपन फर्स्ट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सेकंड मीनिंग एंड डेफिनेशंस पढ़ेंगे, थर्ड अपन पढ़ेंगे नेचर एंड नथिंग बट फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट, नथिंग बट इंपॉर्टेंस भी बोलते हैं इसको। ये देखो कंफ्यूज मत हो तुम लोग, एग्जाम में कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बच्चे लोग बाहर आके सर को इतनी बड़ी गड़ी गालियां देते हैं, अरे भाई कुछ पोर्शन में था नहीं और कहां से आ गया क्वेश्चन, सर ने पढ़ाया नहीं। अरे भाई प्रिंसिपल इज नथिंग बट इंपॉर्टेंट, तो आपको इसके सिमिलर वर्ड आने चाहिए। यस और नो, एग्जाम में वो लोग क्वेश्चन घुमाते हैं बट आंसर सेम ही होता है। यस, तो अगर आप बुक लेके बैठे हो तो आपको लिखते जाना है कि सर जो बोल रहे हैं उसका कुछ ना कुछ रिलेवेंस तो होगा। यस, सिग्निफिकेंट ऑफ इंपॉर्टेंस एग्जाम के लिए मेरे लिए सब इंपॉर्टेंस है थोड़ा। यस, नेक्स्ट आएगा आपका थियरीज ऑफ मैनेजमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंस है। 2 थियरी दिए हैं आपने, पहली होगी अपनी हेनरी फ्योल की और सेकंड होगी फ्रेडरिक विल्सन टेलर की। ये भाई साइंटिफिक के बेस पे बात करता है और ये मॉडर्न मैनेजमेंट के बेस पे बात करता है। और तुम लोग को मैंने इंडेक्स में समझा दिया था कि हेनरी फ्योल का तो क्वेश्चंस आने वाला ही है, तो इसको तो मैं 7 स्टार दे दूंगा। यस और नो यार, तो 8 क्वेश्चंस तो आपको छोड़ना ही नहीं है। 14 प्रिंसिपल ये भाई ने दिया है, हेनरी फ्योल ने, रट्टा मार लेना है। यस, ठीक है, देखते हैं अपन। नो डाउट सर कितने मार्क्स से आएगा तो कितना लिखना है, मैं तुम लोग को जब भी क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा तभी बोलते जाऊंगा। यस, चलो शुरू करते हैं आज का चैप्टर्स। फर्स्ट चलो इंट्रोडक्शंस। डियर फ्रेंड्स, इन 11th स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड दैट मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट सब जगह है। यस ऑफ कोर्स, आज अपने सपोज की मम्मी अपने लिए सुबह उठ के टिफिन बनाती है, सब खाना पीना बनाती है, उस नथिंग बट क्या कर रही है? मैनेजमेंट कर रही है। तो जरूरी नहीं कि मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल इन ऑर्गेनाइजेशन ओनली। नो, नॉन ऑर्गेनाइजेशन पे भी क्या है? एप्लीकेबल है। अपन देख सपोज कि फॉर एग्जांपल आज मुझे इधर लेक्चर लेना था, तो मैं सुबह उठा, नाश्ता किया, बाद में इधर आया, इज नथिंग बट माय मैनेजमेंट की भाई मेरे को इतने बजे स्टूडियो पहुंचना है, तो इज नथिंग बट मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, नॉन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन एवरी टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो तुम लोग को मैंने जस्ट बोला, एंड इवन इन द सोशल लाइफ मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। मैनेजमेंट इज अ की टू सक्सेस इन अचीवमेंट ऑफ द गोल। आज ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी गोल सेट किया है कि आज मेरा ऑर्गेनाइजेशन का ए टारगेट है, वो टारगेट मैं तब भी अचीव कर सकता हूं जब भी मेरा कोई मैनेजमेंट प्रॉपर होगा। कोई मैनेजर मेरा क्या करेगा? वो मैनेजमेंट को क्या करेगा? रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रॉपरली फॉलो करेगा। Management is a considered as a one of the required source of business organization like machine, material and money. कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, नो डाउट मशीन होनी चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, मनी होना चाहिए, पैसा। बट उसका मतलब ये नहीं कि मैनेजमेंट नहीं होगा तो भी चलेगा। भाई मैनेजमेंट इज लाइक अ रिसोर्सेज, इज आर ऑल्सो वन ऑफ द टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज जो चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। For establishing coordination between all the other source of organization, one need to know about the management. Therefore, it is observed that the importance of management is growing rapidly. Various management thinkers have introduced different management theories as per their field, observation and systematically study.
There are various principles, theories and techniques of management which gives result in a same direction, but it's used in a varying from organization to organization, situation to situation and person to person. Of course मैनेजमेंट जरूरी नहीं है कि एक पर्सन पे ये एप्लीकेबल है या तो एक ऑर्गेनाइजेशन पे ए एप्लीकेबल है तो सेम रूल्स एंड रेगुलेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल नहीं, ये वेराइज करता है डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन टू पर्सन. सब पर्सन का नेचर सेम नहीं होता है तो सबका मैनेजमेंट भी सेम होता नहीं है. यस, इन ब्रीफ, management set the strategic goal in accordance with the vision mission of the organization and make decision on how the overall organization will operate. Management is often including as a factor of production. It harmonize all function of, harmonize का मतलब होता है एक साथ, all functions of business organization such as a planning, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग. ये अपना पूरा चैप्टर सेकंड 2 का बोल दिया इन लोग ने. सेकंड चैप्टर्स के अंदर अपना बस इतना पढ़ेंगे, चैप्टर्स ओवर हो जाएगा. यस, विच आर अ टर्म एज अ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. इसको नथिंग बट क्या बोलते हैं? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. सेकंड चैप्टर का नाम ही क्या है सर? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. मैंने तुम लोगों को इंट्रोडक्शन में भी बोल दिया था फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग. यस और नो? दिस आर द नथिंग बट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. यस, चलो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मालूम हो गया रहेगा. एक बॉटम ऑफ द लाइन क्या था? ऑर्गेनाइजेशन इज एप्लीकेबल एवरीवेयर. ऑर्गेनाइजेशन हो या तो नॉन ऑर्गेनाइजेशन हो, पर्सनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, सब जगह क्या है? मैनेजमेंट एप्लीकेबल है. मीनिंग पढ़ते हैं मैनेजमेंट का. While achieving a goal of an individual or an organization, it is always important to use a different system or technique. Some of these techniques are accepted universally, hence they are called as a principle. It provides a guideline to the manager to conduct all the organization activity on a specific base. It helps the manager to take effective decision and to achieve the organization goal. आज सपोज कि कोई भी मैनेजर को कोई भी गोल अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो तब भी कर सकता है जब भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा और वो रूल्स एंड रेगुलेशन मैनेजर को क्या करना है? प्रॉपरली फॉलो करना है. यस, चलो. प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रूथ. मतलब फंडामेंटल मतलब ये तो आपको क्या करना है? फॉलो करना ही है. और proposition that serve as a foundation for a system of belief or behavior or for a chain of the reasoning. These are the definition. वो जो आपको क्या करना है? रट्टा मारना है. In simple word, techniques or system which give one direction result are called as a principle. These principles are universal and applicable everywhere. Due to the basis of principle, manager need not to work on a trial and error basis. अरे भाई आपको ट्रायल एंड एरर बेसिस पे काम नहीं करना है. अपन कभी कभी बोलते हैं कि चल ट्राई कर लेते, हो गया तो हो गया, नहीं होगा तो भी चलेगा. नहीं भाई, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रिलायंस, टाटा में ऐसे ट्रायल एंड एरर मेथड चलते नहीं है. अगर ट्रायल एंड एरर मेथड करने गए तो उन लोग को एक डिसीजन करोड़ों का लॉस करवाती है. करोड़ों के साथ साथ उन लोग का गुडविल को भी क्या करता है? इफेक्ट पड़ता है. तो मतलब आपको ट्रायल एंड एरर मेथड फॉलो नहीं करना है. जो भी प्रिंसिपल्स दिया है उसको प्रैक्टिकली क्या करना है? फॉलो करना है. फॉर एग्जाम्पल, इन क्रिकेट और इन एनी अदर गेम्स, total play is designed and divided between the players according to their qualities and capabilities. In term of the management, it called as a division of work. पहला ही है डिवीजन ऑफ वर्क. हेनरी फ्यूल का फर्स्ट प्रिंसिपल ही बोलता है कि सपोज क्या इन लोग ने क्रिकेट का एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल क्रिकेट में रोहित इज अ बैट्समैन, तो उसको किधर डालेंगे? ओपनिंग में डालेंगे. मतलब बैट्समैन वाले को ऊपर रखेंगे, बॉलर वाले को नीचे रखेंगे. गेटिंग माय पॉइंट? मतलब जो जिसकी कैपेबिलिटी होगी उसको उसके फील्ड का क्या करेगा? काम देंगे. गेटिंग माय पॉइंट? यस, विच इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट. मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अगर आप एक बंदे पे ही सब काम डाल देते हो तो वो क्या करेगा? प्रेशर फील करेगा और सब काम मैशअप कर देगा. इसलिए हेनरी फ्यूल पहला ही प्रिंसिपल बोलता है डिवीजन ऑफ वर्क. नो डाउट जब ये हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल पढ़ेंगे तभी डिटेल में अपन पढ़ेंगे कि भाई क्या है डिवीजन ऑफ वर्क. चलो, आई होप तुम लोग को मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन क्लियर होगा. बॉटम ऑफ द लाइन में यही बोलने वाला हो कि मैनेजमेंट इज नथिंग बट एप्लीकेबल टू एवरीवेयर. यस, अभी इसके नेचर्स एंड फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलता है?
पढ़ते हैं अपन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय। चलो ये समझ में आ गया सर कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फॉर्म टू गाइड, मतलब एक गाइड देता है कि भाई मैनेजर को कैसे काम करना है। इसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय। अरे भाई एम्प्लॉय का जो बिहेवियर होता है उसको क्या करता है? चेंज करता है। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? चेंज करना। मतलब अगर सपोज कि आपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, वो रूल्स एंड रेगुलेशन अगर एम्प्लॉय फॉलो करना है तो एम्प्लॉयज को अपना नेचर को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा कोई भी डिसीजन लेने के टाइम। This principle insists on the improving the efficiency of the organizational resources in a term of the profit. These principles are also focused on the best coordination between the superior, subordinates and all the members of the organization. ठीक है, चलो अभी शुरू करते हैं। नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल इज गिवन बिलो। वन बाय वन देखेंगे, आराम से जाएंगे, एक एक लाइन में पढ़ूंगा, डोंट वरी। यस, अगर एग्जाम में अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आई थिंक सो 8 से 10 पॉइंट्स दिए हैं, आपको मिनिमम 6 से 7 पॉइंट्स लिखने आना है विथ इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। यस, शुरू करते हैं। पहला ही फीचर्स और नेचर्स क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यस, तुम लोग को अपन ने पहली लाइन ही पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल टू एवरीवेयर, सब जगह एप्लीकेबल है प्रिंसिपल। ऐसा है कि इंडिया में प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है तो अमेरिका में एप्लीकेबल नहीं होगा? नहीं, मैनेजमेंट वर्ड इज वेरी कॉमन, सब जगह एप्लीकेबल है, वेदर ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला ये यूनिवर्सल एप्लीकेशंस। The principle of management are universal in nature. That means they can be applicable to all type of organization irrespective of their size and nature. भाई उसकी साइज छोटी है बड़ी है, सबको मैनेजमेंट करना है। Their result may be vary and application may be modified, but these are suitable for all kind of organization. Similarly, they are applicable to all level of मैनेजमेंट। सर ये ऑल लेवल का मतलब क्या होता है? टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल। ऐसा है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट करेंगे तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट नहीं करते, सब लेवल वाले वो क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं, डिपेंड ऑन देयर वर्क। यस, तो पहला ही क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेबल, मतलब सब जगह मैनेजमेंट क्या है? एप्लीकेबल है। सेकेंड बोलता है जनरल गाइडेंस। भाई नथिंग बट ए भी मीनिंग में पढ़ा था अपन ने, एक गाइडेंस देता है किसको? मैनेजर को, कि मुझे कैसे काम करना है, क्या काम करना है, कभी काम करना है, किसको मुझे प्रायोरिटी देना है। इज नथिंग बट प्रिंसिपल क्या करता है? जनरल गाइडेंस देता है उसको। तो सेकंड प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? जनरल गाइडेंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड जनरल गाइडेंस इन अ टैकलिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन वाइजली एज वेल एज इन अ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको कैसे टैकल करें, और नथिंग बट उसको जनरल गाइडेंस देते हैं कि देखो ये प्रॉब्लम आए तो कैसे सॉल्व करना है। इज नथिंग बट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। दे आर नॉट रिजिड, which management principle are to be applied depend on the situation, size and nature of the organization. एक एग्जांपल दिया इन लोग ने। फॉर एग्जांपल, when we say fair remuneration, then the term fair can vary as per the nature, size and financial condition of the organization. ये भाई जरूरी नहीं है कि भाई फॉर एग्जांपल रिलायंस का जो सीए है और नॉर्मल कंपनी का जो सीए है, दोनों को सीए को सेम मिले, फेयर वैल्यू, फेयर क्या मिले? रेम्यूनरेशन मिले। ये तो डिपेंड करता है ना कि उसका वॉल्यूम कितना है, काम कितना है, साइज कितना है, नेचर कैसा है। जरूरी नहीं कि दोनों कंपनी का नेचर साइज सेम हो, तो डिपेंड ऑन द फेयर का यहाँ पे वैल्यू मतलब क्या बोला है? डिपेंड ऑन द साइज नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई रिलायंस का बजट ज्यादा है, रिलायंस का बजट के साथ साथ उसका वॉल्यूम ऑफ भी क्या है? ज्यादा है, साइज भी ज्यादा है, नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ एक्सपेंशन भी ज्यादा है, तो उसको काम भी ज्यादा करने का है, इसलिए उसको रिलायंस क्या देती है? हाई रेम्यूनरेशन देती है एज कंपेयर टू छोटी कंपनी के सीए को। जस्ट दिस आर द जनरल एग्जांपल, खाली एग्जांपल के थ्रू ट्रीट करना है इसको। यस, ठीक है, तो 2 पॉइंट्स क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट पढ़ा आपने, यूनिवर्सल एप्लीकेबल, जनरल गाइडेंस देता है किसको? मैनेजर को, कि जब भी प्रॉब्लम्स आए तो तेरे को उसको कैसे टैकल करना है। थर्ड प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ऑफ कोर्स ए भाई तुम लोगों को क्या लग रहा है? नाउअडेज ड्यू टू कोविड तुम लोगों को क्या लग रहा है? सब ऑर्गेनाइजेशन जो पहले से फॉलो करते आ रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, सेम ऑर्गेनाइजेशन में नाउअडेज एप्लीकेबल कर रहे हैं? नहीं भाई, एक एडिशनल प्रिंसिपल आ गया उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या? सैनिटाइज करना है,
मास्क लगाना इज नथिंग बट क्या है, एक टाइप का क्या है मैनेजमेंट ये कि भाई आपको ये सब सिस्टमेटिकली रहना है किसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मतलब जो 3 साल पहले जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो ओवर अ पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंट और क्या होता है प्रैक्टिस क्या करते हैं, लर्न करते हैं मैनेजर कि फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम ये प्रिंसिपल अपन ने एप्लीकेबल किया, वहां पे अपन फेल हो गए थे, तो उससे कुछ लर्न करना है, सीखना है कि वो प्रिंसिपल अभी कैसे रेटिफाई करे, इनोवेट करे और इस बार क्या करे, वो प्रिंसिपल को सक्सेस करें। तो प्रिंसिपल हमेशा रिजिड नहीं होते, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, चेंज होते रहते हैं, डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। यस, principles are formed by practice or experiment. The management principles are developed gradually through research work. Systematic observation and experiment are conducted before developing them. The result of such experiment have been developed as a principle after its practice in a organization. भाई जो भी प्रिंसिपल लोग नया लाते हैं तो उसको पहले रिसर्च करते हैं कि भाई इसके पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होंगे, नेगेटिव इंपैक्ट क्या होंगे, उसके बाद ही उन लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, प्रिंसिपल, थर्ड प्रिंसिपल क्लियर है। फोर्थ प्रिंसिपल फ्लेक्सिबिलिटी, मैंने तुम लोग को जस्ट बोला कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल रिजिड नहीं होते। सर व्हाट इज बाय रिजिड नहीं होते, रिजिड मतलब फिक्स नहीं होते, मतलब अगर बना दिया तो बना दिया, ऐसा नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको अगर जरूरत पड़े तो चेंज भी करना पड़े तो कैसे करेंगे वो प्रिंसिपल को चेंज, ऐसा फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपके प्रिंसिपल ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है नेक्स्ट पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, इट मींस दे कैन बी चेंज और मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कि भाई फॉर एग्जांपल ऐसी सिचुएशन आ गए तो उस टाइम पे ये प्रिंसिपल को कैसे मॉडिफाई करे और चेंज करे और वो प्रिंसिपल को अप्लाई करे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आपके प्रिंसिपल रिजिड नहीं होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए। मैनेजर कैन बी फ्लेक्सिबल while implementing the principle to suit the requirement. The business situation keep on changing. Management principle can be adjusted or modified and can be used in an organizational according to its need. जरूरत पड़े तो आप कैसे चेंज करोगे, एडजस्ट करोगे वो प्रिंसिपल को, वो आपको प्रिंसिपल वैसे बनाना है जैसे आप चाहो, वैसे क्या करो, फ्लेक्सिबल कर सकते हो। ठीक है, तो फोर्थ प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन को बंदा बनाए तो उसका नेचर कैसा होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बिहेवियरल इन नेचर। मतलब जरूरी है कि सब ऑर्गेनाइजेशन के सबका नेचर सेम हो, नहीं, दिस आर द ग्रुप ऑफ एक्टिविटी। कोई भी प्रोजेक्ट पे अगर 10 जन काम कर रहे हैं तो 10 का दिमाग सही चलता है, सेम तरीका चलता है, नहीं चलता है। सबका बिहेवियर क्या होता है, चेंज होने होता है, नथिंग बट बिहेवियर इन नेचर। यस, देखते क्या है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ऑफ कोर्स कोई अकेले बंदे से पूरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलती है। तुम लोगों को क्या लग रहा है रिलायंस पूरी मुकेश भाई अंबानी से चलती है, नहीं, उसके पास 10 जन की टीम है, उसके बेस पे उसका क्या कर रहा है, मैनेजमेंट चल रहा है। यस, तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, कोई सिंगल पर्सन मैनेज नहीं करता है उसको। मैनेजमेंट एम एट अचीविंग द सर्टन गोल थ्रू अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग। मतलब कोई भी गोल सेट करना है, टारगेट को अचीव करना है, वो तभी पॉसिबल है जब ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग, मतलब इंसान क्या करता है, ग्रुप बनाता है और वो गोल पे क्या करता है, काम करता है, उसके बाद ही क्या करता है, गोल अचीव होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बींग। मतलब कभी कभी कोई मैनेजमेंट प्रिंसिपल ह्यूमन बींग के नेचर को क्या करता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, चेंज कर सकता है, ऑफ कोर्स कर सकता है। यस और नो, दिस प्रिंसिपल कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पर्सन एंड डायरेक्ट देम टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन। जरूरी नहीं कि सबका नेचर हो। अपन देखते हैं कि कॉलेज के अंदर एक ग्रुप प्रोजेक्ट देते हैं, यस और नो, तो जरूरी कि वो 10 जन के टीम की डिवाइड किया है और 10 जन एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, नहीं, उसमें काम खाली 3 जन ही करते हैं, बाकी 7 जन तो मजा लेते हैं खाली मार्क्स के। यस, तो ये नथिंग बट देखो दीज आर द मैनेजमेंट कि भाई अगर सपोज कि तुम लोग को टीचर्स ने कुछ प्रोजेक्ट्स दिया है तो आपका कितना कंट्रीब्यूशन है। जब भी आपका वाइवा होती है तभी टीचर्स आपको पूछती है कि कितना कंट्रीब्यूशन उसने किया है, मिस्टर एक्स ने किया है, मिस्टर वाई ने किया है। नथिंग बट लाइक मैनेजमेंट भी सेम ही है कि आपको कंट्रीब्यूशन करना है, वो भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस करना है। अगर तुम लोग को लग रहा है कि मेरा नेचर सूट नहीं कर रहा है, मेरा थोड़ा ईगो है, तो वो ईगो साइड में रखना है। वो कंट्रोल तभी होगा जब भी प्रिंसिपल आप बनाओगे। अगर तुम लोग कभी फ्यूचर में कोई काम कर रहे हो एज ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटी में, अगर आप पहले से ही प्रिंसिपल बना दोगे ना तो वो काम बिगड़ेगा नहीं। अपन देखते हैं कि मेनी टाइम्स ऐसा अपन पिकनिक लेके जाते हैं, यस,
टीचर्स लोग पिकनिक लेके जाते हैं, स्कूल वाले पिकनिक लेके जाते हैं, तो उसके पहले ही बस में आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं, प्रिंसिपल्स दे देते हैं कि क्या क्या आपको रूल्स एंड रेगुलेशन ध्यान में रखने हैं, कि आपको उधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है। नथिंग बट वो स्टूडेंट को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है और कंट्रोल करता है और पिकनिक को सक्सेस करता है। लाइक सेम, तो कोई भी एक जरूरी नहीं कि 100 बच्चे हो तो सबका बिहेवियर सेम हो, सब अच्छे बच्चे हो, एक दो नंग निकल के आते ही कि वो जो थोड़ा टेढ़े चलते हैं, तो उसको कैसे कंट्रोल करें, उससे पहले ही क्या कर देती है, बस में टीचर्स लोग इंस्ट्रक्शन दे देती है, नथिंग बट रूल्स एंड रेगुलेशन समझा देती है कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। 1 बजे लंच है तो लंच सब पे पहुंचना ही है सब जगह को, इज नथिंग बट रूल्स एंड रेगुलेशन की भाई जो स्टूडेंट को क्या कर सकता है, पकड़ में रख सकता है और जो गोल है उसको क्या कर सकता है, अचीव करता है। तो सेम इन ऑर्गेनाइजेशन में के अंदर भी सेम होता है कि सब एक सर के सीधे नहीं होते, एक दो तो टेढ़े होते ही है। उसको कंट्रोल करने के लिए कंपनियां क्या बनाती है, प्रिंसिपल बनाती है कि भाई वो आड़े टेढ़े रास्ते पे ना जाए और फोकस करे ऑर्गेनाइजेशन के गोल के ऊपर। यस, ठीक है। बिहेवियर इन नेचर, 5th पॉइंट भी क्लियर है आपको। 6th पॉइंट बोलता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का क्या होता है, ए भाई सपोज कि फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय बेचारा दिन रात मेहनत कर रहा है, क्या दिन रात, तो अगर आप उसको कुछ एक्स्ट्रा नहीं दोगे ना, बोनस या तो फिर इंसेंटिव, तो वो चिढ़ जाएगा। मतलब चिढ़ जाएगा इज अ व्हाट सेंस, मतलब वो बाद में सोचेगा कि छोड़ो ना, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो मुझे उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कोज एंड इफेक्ट मतलब वो चाहता है कि इतना मैं मेहनत कर रहा हूं, सम बोनस मुझे ज्यादा मिले दूसरों से। यस, वो तो उम्मीद में बैठता है। अगर सपोज कि ऑर्गेनाइजेशन ने उसको नहीं दिया कुछ रिटर्न में, तो नेक्स्ट टाइम मेहनत करने का करेगा, छोड़ देगा। वो बोलेगा छेल लगाना जाए, मेरी क्या है, मेरी कंपनी नहीं। अगर आपको एम्प्लॉइज को अच्छी वो मेहनत कर रहा है तो उसको उसका रिवॉर्ड भी देना चाहिए। आइदर इन टर्म ऑफ, मैं बात करता हूं फाइनेंशियल या तो नॉन फाइनेंशियल। सर फाइनेंशियल मतलब ज्यादा पैसा दे दो, बोनस दे दो, ओवर टाइम का पैसा दे दो, खुश। नॉन फाइनेंशियल कैसे सर, उसको फॉरेन पिकनिक दे दो, ज्यादा नॉन फाइनेंशियल। अगर या तो उसको फर्दर स्टडी करना है तो उसको स्कॉलरशिप बोलते हैं, स्कॉलरशिप दे दो। गेटिंग माय पॉइंट, या तो फाइनेंशियल या तो नॉन फाइनेंशियल को सपोर्ट करना है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑफ टैकलिंग डिसीजन, दे डिटरमाइन द कॉज एंड रीजन फॉर पर्टिकुलर इफेक्ट। यहां पे एक एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ गुड वेजेस एंड इंसेंटिव्स हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ वर्क और मेकिंग इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट इन इंक्रीजिंग द सेल ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे 2 एग्जांपल दिया है। अगर आप ज्यादा इंसेंटिव्स वेजेस दोगे अपने एम्प्लॉइज को, वो ज्यादा आउटपुट निकाल के देगा। और सेकंड एग्जांपल इन लोग ने यहाँ पे दिया है कि अगर आप अच्छी से एडवर्टाइजिंग करोगे तो आपका सेल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कोज उसके इफेक्ट, अगर कोज अच्छा हुआ तो पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे, कोज नेगेटिव हुआ तो इफेक्ट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। यस, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी वन ऑफ द नेचर्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट है 7th, ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। ये भाई सर ये क्या बोल दिया, मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 प्रिंसिपल है, जस्ट एग्जांपल की तरह ट्रीट करना है इसको, 10 प्रिंसिपल है, तो फॉर एग्जांपल वो बोलेगा मैं पहला एप्लीकेबल करूंगा, दूसरा करूंगा, तीसरा करूंगा, 4th 5th नहीं करूंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन, ये चलेगा नहीं। ऑल प्रिंसिपल जो ऑर्गेनाइजेशन बना है उसको इक्वली ट्रीट करना है। आपकी मनमानी से हिसाब से चलेगा नहीं कि मुझे प्रिंसिपल अच्छा लग रहा है तो मैं नहीं फॉलो करूंगा, वो प्रिंसिपल मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं फॉलो करूंगा। यस और नो? तो ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ द इक्वल इंपॉर्टेंस। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने वो प्रिंसिपल बना है तो वो आप लोग के लिए बना है, एम्प्लॉइज के लिए बना है, तो आपको क्या करना है, फॉलो करना है। यस, ऑल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ द इक्वल इंपॉर्टेंस, thus are to be a participated simultaneously to get the best result in the form of achievement of the predefined goal। और कोई भी गोल अचीव करना है तो आपको जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल्स बना है उसको क्या करना है, फॉलो करना है। If any specific principle is focused more and other are not followed with the same focus, then it affects the working of the organization। अगर 2 प्रिंसिपल है, फॉर एग्जाम्पल 10 प्रिंसिपल है, उसमें से 5 पे फोकस कर रहे हो, 5 पे फोकस नहीं कर रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग कंडीशन पे अफेक्ट पड़ेगा, वो भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। यस, management principle are the principle of social science। The nature of principle of management is not absolute like pure science, that is chemistry, mathematics, etc.
with the some modification according to the requirement, organization need to apply the principle of मैनेजमेंट. नथिंग बट एवरी ऑर्गेनाइजेशन को अपन ने फोर्थ पॉइंट पढ़ा था कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन को जो भी प्रिंसिपल बनाने, फ्लेक्सिबल बनाने, जब भी चाहे मार्केट सिचुएशन एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करें, वैसा क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाने हैं. तो यहाँ पे अपने खत्म हुए नथिंग बट नेचर्स एंड फीचर्स ऑफ द प्रिंसिपल. एग्जाम के लिए नॉट सो रिलेवेंट, नॉट सो इंपॉर्टेंट ऑल्सो, बट हाँ पूछ लिया तो लिख पाओगे आप. यार इतना भी हार्ड क्वेश्चंस नहीं है. 7 पॉइंट से 1 सेकेंड फटाफट रिपीट करते हैं. पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, सेकंड है जनरल गाइडलाइन, थर्ड है प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, फोर्थ पढ़ा फ्लेक्सिबिलिटी, फिफ्थ पढ़ा बिहेवियर इन नेचर, 6 कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड एप्लीकेबल ऑल प्रिंसिपल आर इक्वल इंपॉर्टेंस. यस ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. यस सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, आता है क्वेश्चन. मतलब लास्ट 5 ईयर की बात करूँ तो उसमें 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है. प्रिंसिपल सिग्निफिकेंट का नथिंग बट मतलब होता है इंपॉर्टेंस. मैं तुम लोग को इंडेक्स में समझा दिया था. सिग्निफिकेंट का सेकंड वर्ड होता है इंपॉर्टेंस. यस शुरू करते हैं. 7 इंपॉर्टेंस है इसके. एग्जाम में पूछा तो साथों साथ ट्राई करना आप लिख के आप. यस विथ मीनिंग एंड डेफिनेशंस. As we have discussed the nature of principle of management, it can be said that management principles are applicable everywhere. They are in a form of predetermined solution for the problem with the are recurring. They are guiding the manager so that it is important for every manager to know them. In every type of organization or in a group activity, one needs to apply the principle according to the nature, size and requirement of the organization. These principles are tested and practiced worldwide from many years. Therefore, it is important to study the significance और देखो यहाँ पे लिख दिया है importance of management principle with the help of the following facts. कौन से फैक्ट्स है, कौन से इंपॉर्टेंस है, अब 1 बाय 1 देखते हैं अभी अपन. यस चलो फर्स्ट है प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर. ए भाई सर इनसाइट का मतलब क्या होता है, जानने का. ऑर्गेनाइजेशन को अंदर से जानने का क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है. मतलब एवरी मैनेजर चाहेगा कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन के क्या प्रॉब्लम्स है, सॉल्यूशंस है, वो तभी मुझे मालूम गिरेगा जब भी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बनाए रहेगी, प्रिंसिपल्स बनाए रहेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए रहेंगे. पढ़ते हैं अपन. द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैज द मैनेजर टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन. भाई एक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर एग्जांपल नया एम्प्लॉय ज्वाइन होता है तो उसको डे 1 से नहीं मालूम होता कि भाई कंपनी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है. उसको इस टेक टाइम 1 मंथ लगता है भाई कंपनी के क्या रूल्स है एंड रेगुलेशंस है वो जानने के लिए. कंपनी को पहले क्या बनाने, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं. The study of principle helps to improve the understanding of the situation and problem. Of course, rules and regulations बनाए रहेंगे तो मैनेजर को क्या होगा, इजीली क्या प्रॉब्लम्स और उसका सॉल्यूशन क्या मालूम गिरेगा, इजीली फाइंड आउट कर सकता है. पर वो तब भी कर सकता है जब भी प्रिंसिपल्स बनाएंगे कंपनी अपने. It further helps the manager to find out the solution to the problem and handle the situation. मैं तुम लोगों को जस्ट बोला अभी कि भाई वो प्रॉब्लम्स तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन में आता है पर वो सॉल्यूशन कैसे लाए, नो डाउट डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से वो लाता है. अपन ने नेचर में पढ़ा था. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी के क्या रूल्स है, पॉलिसीज है, उसके बेस पे भी वो क्या करता है, डिसीजंस लेते हैं. तो वो तब भी ले पाएगा जब भी उसके पास कंपनी के क्या हो गए, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए. Management principles are an outcome of the experience of various professional people. The use of these principles is helping the manager about the manner in which he should act in a different situation. Of course, organization के अंदर दिन में 10 सिचुएशन चलती रहती है. भाई कौन सी सिचुएशन में मुझे कैसे हैंडल्स करना है वो प्रॉब्लम, वो मैं तब भी कर सकता हूँ जब भी कंपनी ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए होंगे. These types of timely guidelines reduce the wastage of resources and the goal can be achieved in appropriate manner. Of course, proper rules and regulation बनाए रहेंगे और टाइमली उसको यूज किया रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रिसोर्सेज क्या होंगे, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होंगे प्लस ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होगा, अचीव होगा. तो आई होप तुम लोग को फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट टू द मैनेजर.
सेकंड पॉइंट बोलता है हेल्प्स इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अपन ने अभी जस्ट इसके अंदर लास्ट वर्ड पढ़ा कि भाई उसके कारण वेस्टेज क्या होता है, कम होता है अगर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए तो नथिंग बट क्या, रिसोर्सेज का क्या हुआ, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा। यस, तो सेकंड पॉइंट हेल्प्स इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर कंपनी ने प्रॉपर रिसोर्सेज क्या प्रिंसिपल्स बनाए रहेंगे तो जो भी रिसोर्सेज है मैन या तो ह्यूमन या तो नॉन ह्यूमन, वो रिसोर्सेज क्या होगा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा। अगर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज होगा तो कंपनी के क्या होगा, प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा है। यस, in every organization two types of resources are used, that is physical resources, material, machine and money, nothing but इसको physical के साथ साथ non human resources भी बोल सकते हो आप, और human resources nothing but अपने employees, manpower. The basic functions of management is to make proper balance between these resources by putting them to the optimum का मतलब ये होता है maximum use and control on the waste of the रिसोर्सेज। अगर तुम लोग ने प्रॉपर बैलेंस रखा मैन और ह्यूमन या तो नॉन ह्यूमन के रिसोर्सेज को, तो गोल क्या होगा, अचीव होने के चांसेस है। अगर प्रॉपर यूज हुआ, मैक्सिमम यूज हुआ, वेस्टेज कम, प्रॉफिट ज्यादा। यस, while maintaining a discipline and healthy working environment, management always use technique and principle. It helps in establishing cordial relationship between management and employee, which increasing the efficiency level of employee and also affect the efficiency administration. For example, use of standard tools and machinery helps in increasing the quality or productivity as well as increasing level of efficiency of human resources. Of course, अगर तुम लोग ने proper rules and regulations बनाए रहेंगे कि how to use a machinery, tools, equipment, no doubt quality तो अच्छी होगी, बट उसके साथ साथ ह्यूमन की भी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट की तरह। यस, ठीक है, सेकंड पॉइंट भी क्लियर है। थर्ड पॉइंट आता है अपना साइंटिफिक डिसीजन। ए भाई, मैंने तुम लोग को नेचर्स में भी बोला था कि जो भी डिसीजन लेना है ट्रायल एंड एरर मेथड पे लेने नहीं है, साइंटिफिकली लेना है। साइंटिफिक का मतलब ही क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या करना है, जो भी प्रॉब्लम से सॉल्यूशंस है उसको क्या करना है, प्रैक्टिकली सॉल्व करना है, ट्रायल एंड मेथड एरर मेथड फॉलो करना नहीं है। तो ये भी यही बोलता है, साइंटिफिक डिसीजन, जो भी डिसीजन लो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। अपन बोलते हैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, दिस आर नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल, गेटिंग माय पॉइंट। तो जो भी डिसीजन, दिस आर जनरली एग्जांपल, पर मैं तुम लोगों को जस्ट बोल रहा हूं कि ऑर्गेनाइजेशन का तो जो भी डिसीजन तुम लोग ले रहे हो उसका साइंटिफिक प्रैक्टिकल डिसीजन होने चाहिए, नहीं कि ट्रायल एंड एरर मेथड। In business organization, a scientific decision means systematic or balanced decision. Principle train the manager to handle the critical situation tactfully. Otherwise, the manager have to work always with the trial and error method. अगर उसके पास प्रॉपर प्रिंसिपल्स नहीं है तो वो हमेशा ट्रायल एंड एरर मेथड पे ही काम करेगा। मतलब मैनेजर को प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की है कि जो भी मैनेजर आए उसको प्रॉपर कंपनी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन उसको समझाना है, और कौन से टाइम पे, नो डाउट एक टाइम का उसका एक्सपीरियंस काम आता है, बट कंपनी की क्या पॉलिसी है, रूल्स है, उसकी टेक्निक्स क्या है, वो समझाना जरूरी है। Yes, with the use of various management principle, one can get an idea about how to analyze the situation, to search alternative options and their result. Yes, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बोलता है अपना अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक जो सेकंड पॉइंट में अपन ने पढ़ा था, और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो, प्रिंसिपल का मतलब ये नहीं होता है कि खाली उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज समझाए, उसके साथ साथ उन लोगों को वो भी सिखाना है कि सोसाइटी को कैसे क्वालिटी प्रोडक्ट दे। नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सोसाइटी को कैसे क्वालिटी प्रोडक्ट दे, उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के भी प्रिंसिपल्स होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर नॉट डेवलप ओनली फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द हैंडलिंग द रिसोर्सेज इफेक्टिवली। देखो, ये प्रिंसिपल भी यही बोल रहा है कि खाली आपको सेकेंड वाला पॉइंट ध्यान में नहीं रखना है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बट उसके साथ साथ क्या ध्यान में रखना है, बट दे गाइड द मैनेजमेंट इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो दैट दे कैन फोकस ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस। यस, आपको ये भी सिखाना है मैनेजमेंट को कि आपको खाली मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं करना है, उसके साथ साथ आपको क्वालिटी प्रोडक्ट भी क्या देना है, ये भी रीजनेबल भाव में,
क्वालिटी प्रोडक्ट देना मतलब हाई प्राइस चार्ज नहीं करना है, कैसे आप क्वालिटी प्रोडक्ट को मिनिमम रीजनेबल प्राइस में आप डील करा सकते हो, बेच सकते हो, वो भी सिखाना है मैनेजमेंट को। यस, अवॉइडिंग आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन इन द मार्केट, फेयर कंपटीशन होना चाहिए, फेयर रेम्यूनेशन होना चाहिए, चेंज इन एनवायरनमेंट, हेल्दी वर्किंग प्लेस, स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी, ये सब चीज क्या करनी है, सिखानी है मैनेजमेंट को थ्रू प्रिंसिपल। यस, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D बोलते हैं इसको, ये वही कंपनी अफोर्ड कर सकती है जिसके कंपनी के पास अच्छा सा पैसा हो, रिजर्व एंड सरप्लस हो, क्योंकि इसके अंदर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो कंपनी तब भी कर सकती है जिसके पास पैसा हो। मैं तुम लोग को बोलते आ रहा हूँ, एक एग्जांपल लेते आता हूँ, SP में भी लिया था कि अपन देखते हैं कि मॉल के अंदर फ्री में एक स्टॉल लगाया रहता है, वहां पे फ्री जूस बिस्किट टेस्ट करवाते हैं एंट्रेंस में। वो तब भी पॉसिबल है ना अभी उसके पास पैसा हो। तुम लोगों को क्या लग रहा है कि मॉल के अंदर वो कर रहा फ्री में टेस्ट करवा रहे? नहीं, लाखों, इंडिया में बहुत सारे मॉल है, वो लोग एक ही दिन पे करोड़ों का क्या कर रहे हैं, पैसे का क्या कर रहे हैं। नो डाउट वेस्ट नहीं बोल सकते, दिस आर लाइक अ इन्वेस्टमेंट, कि भाई उन लोग बोल रहे कि अगर हम लोग नया प्रोडक्ट लॉन्च करें तो मार्केट से हम लोग को कितना सक्सेस मिल रहा है, कस्टमर से हम लोग को कितना क्या पॉजिटिव व्यूज मिल रहे हैं, उसके बेस पे वो लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। नथिंग बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं ना। अपन को क्या करता है, प्रोडक्ट टेस्ट करवाते हैं, पूछते हैं कि तुम लोग को प्रोडक्ट अच्छा लगा कि नहीं। अगर अपन बोलते हैं हाँ भाई अच्छा है, या तो अपन सजेशन भी देते हैं, नहीं यार इसमें ये फ्लेवर होता तो ज्यादा अच्छा होता है, इसके बदले। नथिंग बट क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो कंपनी, ये कंपनी, वही कंपनी करा सकती है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट वही कंपनी कर सकती है जिसके पास अच्छा सा फाइनेंशियल बैकलॉग होगा, वही कंपनी। यस, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डायनामिक, their nature goes on changing along with the changes in the business world. Over the year they have developed to suit the current needs in enable the manager to bring consistent improvement in them. Management adopt the new trend at a working place automatically. These guidelines help the manager to make the comparison of use principle with the expected outcome. If needed, management can modify the principle according to the situation, as management is having liberty to take decision at their own. This training helps in developing scientifically approach toward the research and development and growth and development of the organization. For example, research and development department always work on finding the new techniques in the field of production, finance, marketing, human resources. अलग से बड़ी बड़ी कंपनियां एक टीम ही बिठा देती है जिसको बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम। उसका काम ही है कि जो भी सपोज कि प्रोडक्शन में अपन क्या चेंजेस ला सकते हैं, फाइनेंस के अंदर क्या चेंज ला सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए क्या चेंज ला सकते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते रहना है। और इन लोगों को क्या करना है, वो रिसर्च के क्या करना है, गाइडेंस देते रहना है। नथिंग बट उन लोग के लिए एक सेट कर रहे हैं स्टैंडर्ड, कौन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम। तो वो भी ध्यान में रखना है, ये वाला प्रिंसिपल भी, कि एनकरेज हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को एनकरेज करते रहना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में टू आवर एम्प्लॉइज। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना 6 पॉइंट, helps to coordinate and control। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली बात करूं तो, क्योंकि देखो एवरी ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे के एम्प्लॉय के साथ थोड़ा ना थोड़ा टेढ़ापन होता ही रहता है। मतलब की बात करूं कि कोई एक दूसरे के एनिमीज होते ही रहते हैं। मतलब उसको कारण, उसके लिए अपन देखते हैं कि 10 जन का प्रोजेक्ट दिया है, एक प्रोजेक्ट के लिए 10 एम्प्लॉयज को हायर किया है, उसमें से 10 एम्प्लॉयज से एक दूसरे के साथ कोई ना कोई तो झगड़ता रहेगा। उसके कारण वो दोनों के बीच के कारण ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट पे अफेक्ट ना हो, इसलिए क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है और उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। वो तब भी पॉसिबल है जब भी कंपनी ने अच्छे से अच्छे से क्या किया रहेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए होंगे। तो हमेशा मैनेजमेंट या तो कंपनी की बात करूं तो उनको ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं कि भाई कोई भी रीजन के कारण अगर एम्प्लॉइज के बीच में खटपट हो रही है तो उसको कैसे कंट्रोल करें और अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल पे अफेक्ट ना पड़े, वैसे क्या करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द गाइडेंस फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इट इज अ वेरी challenging to create a coordination and cooperation among the different employees working in a different department. It is also difficult task for manager to keep the control on the performance of the employees
मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफर अ सुटेबल सिस्टम व्हाइल एस्टैब्लिशिंग द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ये कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल तभी पॉसिबल है जब भी कंपनी के प्रिंसिपल अच्छी तरह सेट किए रहेंगे, तभी मैनेजर क्या कर सकता है, एक प्रिंसिपल को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। और लास्ट है डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच, मतलब वैसे प्रिंसिपल्स बनाने हैं कि वो प्रिंसिपल मैनेजर को क्या करे, अपॉर्चुनिटी देते रहे नए नए फील्ड के अंदर, नई नई गुड्स के या तो फिर टेक्निक्स के अंदर। With the help of various principles of management, one can develop an objective approach. Manager can identify the business opportunity, root cause for the problems in a correct manner, and can provide the opportunity solution on it. It builds the confidence in the mind of the manager. Manager को जो भी problems आ रही है, नई नई opportunity आ रही है, उसको क्या करना है, जो भी problems आ रही है उसको क्या करना है, solve करना है, और उसको वो solve के करना एक positive approach आता है कि भाई हाँ आई कैन डू इट। तो हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखना है, कोई भी काम कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑब्जेक्ट सेट करना है, उसके बाद ही क्या करना है, काम शुरू करना है। तो दीज आर द नथिंग बट सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। रिपीट करते हैं वंस अगेन। पहला क्या पढ़ा, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर। सेकेंड, हेल्प्स इन एफिशिएंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड, जो भी डिसीजन ले रहे हो साइंटिफिकली प्रैक्टिकली होना चाहिए, नहीं कि ट्रायल एंड एरर मेथड। फोर्थ पढ़ा अपन ने अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना ही है, प्लस आपको सोसाइटी के बारे में भी ध्यान रखना है इन टर्म ऑफ द क्वालिटी गुड्स। एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सिक्स पढ़ा अपन ने हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। एंड लास्ट पढ़ा अपन ने डेवलप्स ऑब्जेक्टिव्स अप्रोच। देखो ए चैप्टर्स का फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ पे वाइंडिंग अप कर रहा हूँ। ए पार्ट के अंदर अपन ने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े, पहला तो है नेचर्स एंड सेकंड पढ़े अपन ने सिग्निफिकेंट। देखो मैं बहुत आराम से जाऊंगा, आपको कहाँ पे भी क्लासेस करने की जरूरत नहीं है, मेरे हम लोग के चैनल पे आपको पूरा ओसी का पोर्शन रिवाइज करने मिलेगा। यस, खाली आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है हम लोग के चैनल को और लाइक करना है, और जिन्होंने क्लासेस नहीं किया है उनको खाली ये लिंक क्या कर देना है, फॉरवर्ड कर देना है। यस, सेकेंड पार्ट जब भी मैं आऊंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाने वाला, उसमें थियरीज ऑफ मैनेजमेंट जो होगा हेनरी फ्यूल और टेलर की, उसमें से हेनरी फ्यूल 7 नहीं 10 स्टार लिख दो आप। 10 स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मेरा सेकंड पार्ट आएगा, उसके अंदर आपको दिखेगा वो क्वेश्चन। ठीक है, टिल टाइम बाय बाय, टेक केयर।